Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words News Analysis. Today is 21st September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज का है हमारा, लोकसभा पासेस हिस्टोरिक विमेंस रिजर्वेशन बिल. अब आप सभी को पता है कि लोकसभा में क्या हुआ, आपका विमेंस रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है. ठीक है. अब विमेन रिजर्वेशन बिल, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो लोकसभा है और स्टेट असेंबलीज है वहां पर विमेन्स को 33% क्या दिया जाएगा, आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा. ओके. नाउ इसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे. आपका नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला हुआ है. इवन आप मूव करेंगे तो इस पेज पर आपका जो फर्दर पेज आता है वहां पर भी इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया गया है. तो ये आर्टिकल किसके बारे में है, विमेन्स शेयर इन असेंबलीज लेस देन 10% इन 20 स्टेट. अब हम बात करते हैं किसकी, विमेन रिजर्वेशन की. विमेन रिजर्वेशन की हमें जरूरत पड़ी क्यों, विमेन्स रिजर्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी. देखो कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम ड्यू टू आवर जेंडर, ड्यू टू आवर सेक्स, उस बेसिस पर क्या कर पाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. और कई बार हम पीछे रह जाते हैं. तो हमें एक सोसाइटी में एक लाइन में आने के लिए क्या करना होता है, एक लाइन में आना है. अगर हमें साथ में एक साथ मिलकर चलना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो लोग पीछे रह गए हैं उनको हमें आगे लेकर आना होगा. इसी तरीके से आपका रोल आ जाता है किसका, विमेन का. विमेन भी कई बार हम अपनी सोसाइटी में अगर देखेंगे तो उनका जो रोल होता है इलेक्टोरल प्रोसेस में, आप पॉलिटिकल राइट्स की जो हम बात करते हैं, आपका एक वोटिंग राइट हो जाता है. वोटिंग राइट के साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में विमेन्स का कितना ज्यादा पार्टिसिपेशन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. पॉलिटिकल डिसीजन में जो हमारे डिसीजन मेकिंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पर विमेन का कितना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट में आपका जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है उसके अंडर विमेन को यहाँ पर 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है. इवन बहुत सारे स्टेट्स में आप देखेंगे ये जो रिजर्वेशन है वो कितना है, 50% है. ठीक है. ये जो बिल है हम इसकी बात करते हैं कि ये बिल बहुत दिनों का आया हुआ, ये बिल आज का नहीं है. अगर आप इस आर्टिकल में यहाँ डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1996 इन द लोकसभा. 1996 में पहली बार इस बिल को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था. बट हम क्या देख रहे थे, जो हमारी यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी वो इस चीज से यहाँ पर उन्होंने इस बिल को अप्रूव नहीं किया. धीरे धीरे फिर अब क्या होता जाता है, ये बिल नेक्स्ट सेशन में आता है, उसके बाद फिर सेशन में आता है और ये बिल पास नहीं हो पाता. फाइनली ये हमारा 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 है. इसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कह रहे हैं. तो आपको ये नाम भी याद रखना है, क्या, नारी शक्ति वंदन अधिनियम. a third of the seats in Lok Sabha and State Assembly is proposed to be reserved for women. तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि विमेन को हम कितना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यहाँ पर 33% रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. अब कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे कि 33% ही क्यों, हम 50% भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन में हमारा रेशियो देखते हैं तो वो 50:50 है. ओके. तो हमें 50 करना चाहिए. तो देखिए ये जो डिबेट है आपका और ये जो डिस्कशन है वो अलग चीज हो जाती है. स्टार्टिंग से ही बिल में यहाँ पे 33% था और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहाँ भी मेनली जो प्रपोज किया गया है वो 33% ही प्रपोज्ड है. ओके. तो उस बेसिस पर शायद यहाँ पर हम कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी. ज़रूरत की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नीड क्या थी फॉर द विमेन रिजर्वेशन. तो आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. इसमें बहुत सारा डेटा भी दिया गया है, आप पूरा डेटा यहाँ पर अपने आंसर में कहीं पर भी कोट कर सकते हैं. ओके. तो अभी देखिए जब से ये इम्प्लीमेंट, अब सेकेंड चीज हम बात करें किसकी, नीट की. नीट से पहले हम एक चीज और बात कर लेते हैं कि आपका ये जो बिल पास हो चुका है ये कब से इम्प्लीमेंट स्टार्ट होगा. तो ये कहा जा रहा है कि 2026 में क्या होगा, आपका डिलिमिटेशन होगा. पहले जितनी भी आपकी सीट्स हैं, यहाँ पे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अब आप सभी को पता है जैसे जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर डिलिमिटेशन होगा कि किस स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से यहाँ पर कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं. तो डिलिमिटेशन 2026 में होगा
और 2029 से इसे क्या किया जाएगा, मतलब आपका जो ये विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर क्या होगा, आपका लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंट होगा। सो यहाँ पर 2029 की जो जनरल इलेक्शंस होंगे वहाँ पर इफेक्टिवली इसे पुश किया जाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे लोअर हाउस में लोकसभा में सिर्फ 82 विमेन है। कितनी? 82 विमेन है। अब इसका जो नंबर है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 181 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम बात कर रहे थे किसकी, नीट की, कि हमें इसकी जरूरत क्यों थी। जरूरत की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, द शेयर ऑफ विमेन पार्लियामेंट्रियन हैज नेवर एक्सीडेड इन द 15% मार्क इन ओवर 70 ईयर्स ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल हिस्ट्री। तो अगर हम इंडिया की इलेक्टोरल हिस्ट्री देखते हैं, 70 ईयर्स हो चुके हैं और इन 70 ईयर्स में इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो विमेन का वो सिर्फ कितना है, 15% है। इससे ज़्यादा आज तक बढ़ा ही नहीं। 2019 की जनरल इलेक्शन में देखेंगे तो ये जो शेयर था और ज़्यादा डिक्रीज होकर कितना हो चुका है, हमारा 9% ओनली हो गया है। तो हमें इसको क्या करना है, और ज़्यादा बढ़ाना है। आप इस चार्ट में और देखेंगे कि बहुत सारी हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। आप देखेंगे इन द केस ऑफ सिटिंग स्टेट असेंबलीज द शेयर ऑफ वुमेन एमएलए इज फार लोअर विद द जस्ट वन स्टेट, त्रिपुरा टचिंग 15% मार्क। त्रिपुरा पहली बार यहाँ पे 15% मार्क को टच कर रही है। इवन हम बहुत सारी जो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर से 10% रिप्रेजेंटेशन है। गुजरात में 8.2%, महाराष्ट्र में 8.3%, केरल में 7.9%। हम किसकी बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 8%, कर्नाटक में 4%। इवन अभी का जो 2023 जनरल इलेक्शन हुआ है आपका नागालैंड का, सो नागालैंड गॉट इट्स फर्स्ट विमेन, इट्स फर्स्ट 2 विमेन एमएलए। तो आपको ये भी याद रखना है कि 2023 का ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें नागालैंड में पहली बार आपको विमेन एमएलए देखने को मिली है। ठीक है, आपकी जो पास 7 असेंबलीज रही तो उसमें अब तक एक भी कोई भी विमेन एमएलए नहीं थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारी चीजें हैं, इसलिए हमें ये कहा जा रहा था कि विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है आपका पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबली में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होगा, देखिए आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा उसमें डाइवर्सिटी आएगी। क्या होगी, आपकी डाइवर्सिटी यहाँ पर होगी, मतलब कि आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक जेंडर के रेस्पेक्टिव से। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। इवन आप ब्रिस्क की बात करते हैं तो ब्रिस्क नेशन में, इंडिया में, ब्रिस्क में आपका इंडिया भी आता है, तो शोज शेयर ऑफ विमेन इन पार्लियामेंट्स ऑफ ब्रिस्क एंड अदर कंट्रीज। तो यहाँ पर जो ब्रिस्क नेशन है वहां पर इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है आपका लेजिस्लेचर में वो सबसे ज्यादा यहाँ पर कम है। इसलिए हमें ये जरूरी था कि जो विमेन का शेयर है इंडिया के पार्लियामेंट में उसे क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात जो हम कर रहे हैं। द डिस्कोर्स ऑफ विमेन रिजर्वेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड back to 1955 when a government appointed committee recommended that 10% of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies should be reserved for women। तो ये डिबेट जो आपका चल रहा है ना रिजर्वेशन का, ये आज का नहीं है, ये 1955 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 1980s में, मतलब 1998 में यहाँ पर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर विमेन भी आता है जो ये रिकमेंड करता है कि जो सीट्स होंगी कितनी होंगी, 30% सीट्स यहाँ पे जितने भी आपकी इलेक्टेड बॉडीज होंगी उसमें विमेन के लिए आपकी रिजर्व की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन बिल आता है आपका 108 अमेंडमेंट बिल 2010 आता है। बट ये क्या होता है आपका, कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं होते हैं, तो ये बिल आपका पास नहीं हो पाता। फाइनली आपका ये बिल यहाँ पर पास हो चुका है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो कल का हमारा क्वेश्चन क्या था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स थी एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ना फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके हजारों साल हो जाते हैं, जब 10,000 साल, 15,000 साल, 500,000 साल, तो हर हजारों सालों में क्या होता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपने आप को क्या करती है, रिवर्स करती है, मतलब कि अपने आप को चेंज करती रहती है, उलटती पलटती रहती है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी या इनकरेक्ट, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट हमारी है व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड
created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. इसमें ये कहा जा रहा है कि 4,000 पहले, आप हिंदी में भी इसे समझते जाइए, 4,000 मिलियन ईयर अगो, मतलब 4,000 सालों पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब अर्थ यहाँ पर बनी थी, तो उस टाइम पर अगर हम गैसेस का कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो 54% ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड तो थी ही नहीं। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी या इनकरेक्ट, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में ओरिजिनेट हुए थे, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ में पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर नहीं था, धीरे धीरे यहाँ पे स्मॉल जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। तो ये इस स्टेट में ये कह रहे हैं वो कि जब आपका अर्ली लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे तो उन्होंने क्या किया, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसे मॉडिफाई किया, मतलब कि उसमें चेंजेस लाए। तो आप लोग पहले वीडियो को एक बार पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से अपने तरीके से अच्छे से रीड करें, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। चाहे आप लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर किया हो या ना किया हो, इट डजेंट मैटर, आप लोग फिर से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। हिंदी में भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। ओके, तो देखिए हम पहला स्टेटमेंट समझते हैं कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी few hundred thousand years, so this statement is correct। ये स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है कि हर हजारों सालों में जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपने आप को रिवर्स करती रहती है। सो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हुआ, तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है वो निकल जाता है, एलिमिनेट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन द अर्थ वॉज क्रिएटेड मोर देन 1000, जब यहाँ पे अर्थ क्रिएट हुई थी तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 54% ऑक्सीजन था और नो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये स्टेटमेंट आपकी पूरी गलत हो जाती है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर साइंस पढ़ा होगा स्टार्टिंग में और इवन जर्नल ही आपने पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। देखिए यहाँ पर जब अर्थ यहाँ पर क्रिएट हुआ था तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, सबसे पहले तो ये बात। उसके बाद जो गैसेस का हम बात करते हैं, मेनली जो गैसेस थी, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन देखने को पहले नहीं मिलती। यहाँ पे मेनली जो वॉल्केनोज वगैरह थे, ये इनका इरप्शन ज्यादा होता था, जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड थी आपकी गैस वो यहाँ पर मौजूद थी। तो नो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका डी है वो यहाँ पर एलिमिनेट होता है। ओके, नाउ थर्ड की बात करते हैं, व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाई द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। हाँ, जब यहाँ पर धीरे धीरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होना स्टार्ट करते हैं तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो धीरे धीरे मॉडिफाई होना स्टार्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन निकल कर आता है 1 और 3 ओनली। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे संविधान के संदर्भ में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है आपकी, नो हाई कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। इसमें ये कहा जा रहा है कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है, कोई भी सेंटर यहाँ पे लॉ लेकर आती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी लॉ है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को क्या कर सकती है, इनवैलिडेट कर दे, मतलब कि उसको क्या कह दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, ऐसा नहीं कह सकती कोई भी हाई कोर्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही होती है? हिंदी में आप देखेंगे, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने के किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होती है। मतलब कि हमारा जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके पास यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन नहीं है, मतलब कि पावर नहीं है कि वो किसी भी सेंट्रल लॉ को, मतलब कोई भी आपकी पार्लियामेंट या सेंट्रल लॉ लेकर आती है उसे यहाँ पर असंवैधानिक बता दे कि मतलब ये जो लॉ है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपका इनवैलिड है। आई होप आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट मीन्स कि अगर कोई भी अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसमें अमेंडमेंट तो होता ही रहता है, आप सभी को पता है। ओके, सो अमेंडमेंट जो यहाँ पर होता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई उस अमेंडमेंट को क्या कर सकती है, क्वेश्चन नहीं कर सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा गलत, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लीज
मेक श्योर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट आपको इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में मिल सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरेन, आपका हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोफ्यूरेन, मिथाइल पैराथ्योनिन, पोरेट, यहाँ पे हम फोरेट की बात की, और ट्राइजॉप्स इज व्यूड विद एप्रहेंसिव द केमिकल्स आर यूज्ड। इन केमिकल्स का हम यूज कहाँ करते हैं ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स आपके, कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियान, फोरेट एंड ट्राइजोफिस। तो ये जो आपके जितने भी मतलब कि केमिकल्स हैं इनका हम कहाँ यूज करते हैं ये हमें बताना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रूट राइपिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक। मतलब कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड्स कीटनाशक का यूज करते हैं उसमें किया जाता है, या फिर हम जो प्रोसेस्ड आपके फूड होते हैं, मतलब प्रोसेस्ड फूड जो खाद्य पदार्थ आपके होते हैं उनको प्रिजर्व करने में, या फिर जो आपके फ्रूट राइपनिंग होते हैं, फलों को पकाने के लिए कुछ भी एजेंट्स होते हैं इनको उनमें यूज किया जाता है, या फिर जो आपके कॉस्मेटिक्स होते हैं, है ना, जो कॉस्मेटिक मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल, टेकिंग अ जायंट लीप फॉर अ न्यू एथिक्स इन आउटर स्पेस। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, आउटर स्पेस की। अब देखिए ये आर्टिकल आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा और लग रहा होगा कितना ही मतलब कि ये मुश्किल होगा, बट इसको आप बहुत ही इजी तरीके से समझिए। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, आउटर स्पेस की। किसकी, आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आउटर स्पेस की बात करते हैं। आज के टाइम पर आपका जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ पर एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है कि आउटर स्पेस में किसने कितनी महारत हासिल की, है ना, एक तरीके से कंपटीशन है ना, कि रशिया भी यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है, चाइना भी यहाँ पर मिसाइल लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे आपके स्पेस मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, यूएसए के द्वारा लॉन्च किया जाता है, यू कांट फॉरगेट यूएसए, ओके, आपका यूएई है, ईरान है, सारी कंट्रीज यहाँ पर लगी हुई हैं कि हम क्या करें, जो हमारा स्पेस सेक्टर है उसको एक्सप्लोर करें। क्या करें, उसे एक्सप्लोर करें। अब देखिए हम मून पर जा रहे हैं, हम मून के साउथ पोल पर गए। आप पहला एक एग्जांपल लीजिए कि हमें मान लीजिए क्या करना है, स्पेस को एक्सप्लोर करना है। स्पेस को एक्सप्लोर करना है मतलब कि स्पेस में आपकी क्या क्या चीजें हैं, कैसी कैसी चीजें हैं, उसके बारे में हमें पता करना है। अब एक एग्जांपल आप लेते हैं हम किसका, मून का, कि इंडिया ने मून के जो साउथ पोल है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की और वहां पर रिसर्च भी किया। ठीक है, अब इसके साथ साथ आप सभी को पता रशिया का जो लूना 25 था वो भी साउथ पोल की तरफ ही था, है ना, और इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन सेम मिशन थे कि उन्हें क्या करना, साउथ पोल पर सेफ लैंडिंग करनी है। तो देखिए ये कहा जा रहा है कि आपका मिशन क्या है, सेम है, कि हमें जो मून का साउथ पोल है वहां पर क्या करना है, रिसर्च करनी, उसे एक्सप्लोर करना है। अब एक चीज को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर कितनी कंट्रीज आ रही हैं, आपकी 2 कंट्रीज आ रही हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इसे किसी भी गलत पर्सपेक्टिव से ना लीजिएगा कि मतलब हम यहाँ पर रशिया और इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं या कुछ भी। ठीक है, सिर्फ ये एग्जाम्पल है, आप उसको एग्जाम्पल की तरह समझिएगा। अब मून का जो साउथ पोल है हमें वहां पर रिसर्च करनी है, एक्सप्लोरेशन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज यहाँ पर साथ में मिलकर कोलैबोरेट कर सकती हैं कि हम क्या करें, साथ में मिलकर आएंगे और यहाँ पर मून का जो साउथ पोल है वहां पे कोलैबोरेशन करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एक ही है, तो हम एक साथ कोलैबोरेशन करके टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे एक चीज और होगी, आपका रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं होगा, टाइम का वेस्ट नहीं होगा। और जो हम स्पेस डेब्रिस की बात करते हैं जो कि आज के टाइम पर इवन फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, स्पेस डेब्रिस, क्योंकि हम क्या करते हैं, सैटेलाइट्स तो लॉन्च कर देते हैं, लेकिन सैटेलाइट्स लॉन्च करने के बाद उन सैटेलाइट्स का जब काम खत्म हो जाता है तो वो सैटेलाइट्स अभी भी क्या कर रही हैं, अर्थ के आउटर स्पेस में यहाँ पर रिवॉल्व कर रही हैं। तो ये जो स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो रहा है उसे हम कैसे यहाँ पर कम कर सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज के टाइम पर बना हुआ है। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है, आप इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, द इच टू गेट फर्स्ट एंड फास्ट इज ह्यूमन। यहाँ पर हमारे ऊपर एक वो होती है ना, इच होती है कि हमें सबसे पहले ये काम करना है, नहीं नहीं हमें करना है, कॉम्पिटिशन जिसे हम कहते हैं। सो बीइंग कॉम्पिटिटिव इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। हम जो कॉम्पिटिटिव होना ये हमारे ह्यूमन का क्या है, एक इंस्टिंक्ट है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। द अर्ज टू प्लांट वंस फ्लैग देयर बिफोर द अदर फ्लैग ब्रेडेड डस्ट इज ह्यूमन टू। अब ये होता है ना कि मून पर सबसे पहले झंडा कौन गाड़ेगा,
है ना, कौन वहां पर पहरा कराएगा, किसका फ्लैग सबसे पहले यहाँ पर जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, किसका, ये ह्यूमन का नेचर है, आप इस चीज को चेंज नहीं कर सकते। बट हमें यहाँ पर समझना होगा कंपटीशन, साइंस किसके लिए होनी चाहिए, आपकी ह्यूमैनिटी के लिए होनी चाहिए, ना कि कंपटीशन होना चाहिए। साइंस क्या होनी चाहिए, फॉर द ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर अ कंपटीशन। यहाँ पर हमें कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि यूएसए क्या करना चाहता है, स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहता है। साथ साथ यहाँ पर रशिया भी क्या करना चाहता है, अपना स्पेस स्टेशन वहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहता है। रशिया के साथ साथ चाइना भी करना चाहता है। अब इतने सारे अगर स्पेस स्टेशन हो जाएंगे तो एक तरीके से जो कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया के पास, मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल, इतना बजट ना हो कि वो क्या करे, अपना स्पेस स्टेशन यहाँ पर क्रिएट करे आउटर स्पेस में, तो इंडिया के पास एक तरीके से डायलेमा हो जाएगा ना कि वो किसका स्पेस स्टेशन यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो लैंड की प्रॉब्लम्स है उसको हम इवन अपने आउटर स्पेस तक लेकर जा रहे हैं। सो दिस वन इज अ बिग चैलेंज फॉर कंट्रीज। यहाँ पर कंट्रीज की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम किसकी बात करें, यहाँ पे अंटार्कटिका की बात करते हैं कि हमारा जो साउथ पोल है, हमारा अर्थ का जो साउथ पोल है, वहां पर हमें क्या करनी है, रिसर्च करनी है। रिसर्च करनी है तो वेरियस कंट्रीज वहां पर जा रही हैं और वो कह रही है कि हम अपना यहाँ पर रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश करेंगे ताकि हम इस सेक्टर को क्या कर सके, यहाँ पर ये जो आपका साउथ पोल है वहां पर रिसर्च कर सके कि कैसी क्या चीजें हैं। लेकिन हमें ये चीज भी याद रखना होगा, अगर हर एक कंट्री अपना अपना यहाँ पर रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश करेगी तो साउथ पोल का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो इकोसिस्टम है, उसको आप कितना ज्यादा हार्म कर रहे हैं, है ना। तो इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर की बात करते हैं 1958 में, सीइंग मेनी प्लेयर्स बिकमिंग एक्टिव इन अंटार्कटिका। 1958 में यहाँ पर इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर में हमने ये देखा कि बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर, जितने भी स्पेशली आपकी जो कोल्ड वॉर राइवलरीज कंट्रीज थी, अंटार्कटिका को यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही थी। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता आपका 1959 में, जिसमें 12 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और एक ट्रीटी में नेगोशिएट किया था। तो यहाँ पर क्या था, व्हेन अर्जेंटीना प्रपोज दैट एटॉमिक explosions be banned in toto on Antarctica, the US objected, saying only those tests that were carried out without prior notice consultations should be banned. The USSR and Chile supported the Argentina proposal, leading the US to agree and take the negotiations forward. तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली ये था कि जो आपका एटॉमिक एक्सप्लोरेशन होता है ना, एटॉमिक बॉम्ब्स का जो एक्सप्लोजन होता है, तो ये कहा गया था कि अर्जेंटीना के द्वारा ये प्रपोज किया था कि आप यहाँ पर जो आपका अंटार्कटिका है वहाँ पर नहीं करेंगे, वहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। तो यूएस ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था, बट अर्जेंटीना के साथ आपकी यूएसएसआर, आपका जो पहला सोवियत, पहले के टाइम पर जो सोवियत संघ था और चिले था, उन्होंने अर्जेंटीना को यहाँ पर क्या किया था, सपोर्ट किया। इसके चलते यूएसए भी इस चीज़ से यहाँ पर एग्री किया और आपका ये जो नेगोशिएशन है वो आगे बढ़ता गया। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें गई, आपका जो स्पेस सेक्टर होता है वहाँ पे और भी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व होती गई, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रीज यहाँ पर टुडे, आज के टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे 54 पार्टीज ऑफ ट्रीटीज है, यहाँ पे 29 यहाँ पे कंसल्टेटिव स्टेटस है ना, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम क्या कर सके, जो आपका इकोसिस्टम है, चाहे हम साउथ पोल की बात करें, साउथ पोल का इकोसिस्टम और आउटर स्पेस का इकोसिस्टम है, उसे हमें क्या करना है, अब सेफ बचाना है, सेफ करना है। इसमें इंडिया बहुत अच्छे से हमारे क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है ना। कैसे हेल्प कर सकता है उसकी बात कर लेते हैं। सो फॉर India cannot afford to be among those who maybe want to scramble for outer space hegemonies over what is not just a common heritage of humankind but that of a larger cosmos। तो यहाँ पर इंडिया को एफर्ट्स लाने होंगे, हमें यहाँ पर आउटर स्पेस में सिर्फ मिलिटराइजेशन ही नहीं करना होगा, एथिक्स को भी ध्यान पर रखना होगा। जो आपका ये स्पेस डेब्रिस वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम क्या करें, ये जो आपका स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो रहा है उसे कैसे खत्म किया जाए। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। अब आउटर स्पेस की हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड हमारी एक ट्रीटी भी है जिसे हम आउटर स्पेस ट्रीटी कहते हैं। एक्चुअली ये आउटर स्पेस ट्रीटी अलग है, इसके साथ साथ आपकी टोटल 5 ट्रीटीज होती हैं, यूएन के द्वारा इस ट्रीटीज को यहाँ पे साइन करवाया जाता है। आउटर स्पेस की बात करते हैं, व्हाट इज आउटर स्पेस, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आउटर स्पेस इज द रीजन बियॉन्ड द प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। आपका जो प्लैनेट है, मान लीजिए अर्थ है, इसके आसपास का जो स्पेस एरिया है उसे हम आउटर स्पेस कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर मतलब 62 माइल्स तक का जो एरिया होता है। सो द लाइन सेपरेटिंग द एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस इज कॉल्ड करमान लाइन। तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है और आउटर स्पेस, पहले देखिए ये है आपका अर्थ
और अर्थ के आसपास इतना हमने मान लिया कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर हुआ, अब इसके बाद यहाँ पर आपका आउटर स्पेस यहाँ पर स्टार्ट होता है। सो एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में जो लाइन है जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दिस इज एटमॉस्फेयर और ये आउटर स्पेस, उसे हम कहते हैं करमान लाइन। ओके, करमन लाइन। अब यहाँ पर जैसे कि आपका जो स्पेस डेब्रिस यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है, तो इससे हम कैसे खत्म करें, इसके लिए आपकी 5 ट्रीटीज होती हैं, 5 यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज। पहली होती है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, जिसमें यहाँ पे प्रिंसिपल्स होते हैं गवर्निंग एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। मतलब कि यहाँ पर हमारी कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आप किस तरीके से आपका जो मून है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उसका एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और आउटर स्पेस का यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं। रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 होता है। रेस्क्यू का इसका मतलब होता है कि जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे जैसे रिटर्न होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे जो भी हमने सैटेलाइट्स लॉन्च की है उसे हम कैसे फिर रिटर्न लेकर आए, तो इसके लिए रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 होता है। लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 होता है कि अगर आपका कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट में डैमेज होता है तो उसकी लाइबिलिटी कौन उठाएगा यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976, मून एग्रीमेंट 1979। इंडिया है आपका 5 जितनी भी ट्रीटीज हैं उसको यहाँ पर क्या किया गया है, ट्रीटीज को साइन किया गया है, यहाँ पर मेंबर भी है, बट उसमें से रेटिफाई कितने को किया है, सिर्फ 4 को। आपका जो ये लास्ट वाला ट्रीटी है ना, द मून एग्रीमेंट 1979, इस ट्रीटी को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगी। अभी यहाँ पर न्यू आउटर स्पेस ट्रीटी आपकी आ रही है, जिसमें ये कहा गया कि ओवर द पास्ट डिकेड फंडामेंटल चेंजेस, अगर हम पास्ट डिकेड से देखेंगे हमारी फंडामेंटल्स यहाँ पर चेंज हुए हैं। तो आउटर स्पेस को एक तरीके से अब क्या किया जा रहा है, वेपनाइजेशन किया जा रहा है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, है ना। जो आपके एक्सपोनेंशियल इंक्रीज सैटेलाइट्स लॉन्चेस किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, तो उसे हम कैसे यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आपकी यहाँ पर न्यू आउटर स्पेस ट्रीटी की क्या है, ज़रूरत है। सो आई होप अब आपको ये आर्टिकल पूरी तरीके से क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वियतनाम अ की पीस ऑफ अमेरिकाज इंडो पैसिफिक पजल। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वियतनाम और अमेरिका के रिलेशन की। तो आप इसको ऐसा समझिएगा, यूएसए और वियतनाम रिलेशन, ठीक है। अब इसके पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। वियतनाम वॉर होता है आपका, ओके। वियतनाम वॉर कैसे होता है, एक होता है आपका नॉर्थ वियतनाम और दूसरा होता है साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को यहाँ पर कौन सपोर्ट करता है, आपका जो रशिया होता है और चाइना के द्वारा नॉर्थ वियतनाम को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। साउथ वियतनाम की बात करते हैं तो साउथ वियतनाम को सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ये होता है आपका पूरा वियतनाम वॉर, ओके। अब यहाँ पर रशिया और ये जो नॉर्थ वियतनाम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है कंडीशन में, उनकी कंडीशन स्ट्रॉन्ग रहती है। इस तरीके से यहाँ पर यूएसए की जो कंडीशन होती है उस टाइम पर वो खराब हो जाती है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर कॉपरेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, ट्रीटीज वगैरह साइन होती है। उसके बाद ये जो वियतनाम वॉर होता है आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है, एंड होता है वियतनाम वॉर। इसी के चलते हम ये देखते हैं कि आपको जो वियतनाम है और यूएसए के रिलेशन हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो अच्छे नहीं थे, है ना। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो कंटेम्प्रेरी और हिस्टोरिकल रिलेवेंस की अभी हम बात कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकली यूएस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। बट आज के टाइम पे धीरे धीरे हमारे जो यूएसए के रिलेशन वियतनाम के साथ क्या हो रहे हैं, यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए वियतनाम की लोकेशन। वियतनाम की लोकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है आपका वियतनाम, इसकी बॉर्डर यहाँ पर किसके किन किन कंट्रीज के साथ लग रही है, यहाँ पे थाईलैंड भी है आपका, लाओस भी है, ओके, चाइना के साथ बॉर्डर लग रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी जो बॉर्डर है आपकी साउथ चाइना सी के साथ लग रही है। पहली चीज़ तो ये, और ये किस रीजन में है, आपका इंडो पैसिफिक रीजन में है। तो पहली चीज़ आपकी क्या आती है कि इसकी जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब आप सभी को पता है कि साउथ चाइना सी को कौन क्लेम कर रहा है, चाइना क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो वियतनाम है ये क्या कर रहा है, इसकी जो बॉर्डर है वो साउथ चाइना सी के साथ लग रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले चाइना को अगर कंडेम करना है तो हमें हमारे रिलेशन वियतनाम के साथ अच्छे करने होंगे। पहले चीज़ ये, मतलब किसकी, ये हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, अमेरिका की बात कर रहे हैं। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हम जो वियतनाम है ये आपका क्या है, चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो आपकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका एक बहुत बड़ा हब है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, हर एक सेक्टर में वियतनाम आपको आगे समझ में आता है। मतलब हर एक सेक्टर में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इकोनॉमिक लेवल पर अगर आप देखेंगे तो वियतनाम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अभी दूसरी कंट्री से। तो यहाँ पर वियतनाम के साथ रिलेशन होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे कि रशिया और आपका किसका, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो पहले वियतनाम क्या करता था,
किससे आपके जो वेपन्स थे वो किससे परचेस करता था? रशिया से परचेस करता था। लेकिन रशिया के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए गए। अब वियतनाम यहाँ पर जो अपने जितने भी आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, अब वो किससे परचेस कर रहा है? यहाँ पे यूएसए से परचेस कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे वियतनाम के जो रिलेशन है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? मूव हो रहे हैं, मतलब कि अमेरिका के साथ अच्छे हो रहे हैं। सो आप इस लाइन को यहाँ पर पढ़ेंगे कि the geopolitical involving China's growing belligerence in a Pacific theater felt most palpably in the water surrounding Vietnam and the broader South China Sea has proven to be the first order deterrent from Vietnam's great power engagement। तो यहाँ पर जो चाइना की जो प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी के चलते वियतनाम की जो ग्रेट पावर है इसकी उसका वियतनाम का एंगेजमेंट इस रीजन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरिकल लेगेसी की बात करते हैं तो कंटेस्टेड रिलेशन विद यूएसए ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर एंड एक्साइल रिलेशनशिप विद द कम्युनिस्ट स्टेट चाइना एंड द सोवियत यूनियन कम्युनिकेटेड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन विद सोवियत यूनियन इन 1978। तो यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है आपकी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन विद सोवियत यूनियन इन 1978 आफ्टर वियतनाम वॉर, जो क्या करता है? अपोजिट करता है यूएसए के इंटरेस्ट को। पर धीरे धीरे फिर हमारे जो रिलेशन है, आप वियतनाम की लेगेसी की बात करते हैं तो वियतनाम हर कंट्रीज के साथ यहाँ पर रिलेशन में नहीं आता है। उसके वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सिर्फ 4 नेशन के साथ क्या है उसकी एंगेजमेंट है। किस किस के साथ? चाइना के साथ, रशिया, इंडिया, साउथ कोरिया। ओके, तो चाइना जो वियतनाम है वो अपने रिलेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं पिकी है कि किस नेशन के साथ कैसे क्या करना है। यहाँ पर हम 50th एनिवर्सरी यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। पेरिस पीस अकॉर्ड साइन 1973 टू एंड द वियतनाम वॉर। एंड वियतनाम वॉर को एंड करने के लिए आपका क्या होता है? पेरिस पीस अकॉर्ड साइन होता है 1973 में। ठीक है, तो इसके अभी 50 साल पूरे यहाँ पर हो चुके हैं। उसी के चलते आप यहाँ पर देखेंगे ये वियतनाम का पूरा यहाँ पे इकोनॉमिक दिया गया है कि ये आज के टाइम पे 10th लार्जेस्ट गुड ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूएसए है। यूएसए का यहाँ पे गुड ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि यूएसए एंड वियतनाम ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में हमारा देखेंगे वियतनाम का और यूएसए का कितना है? $92.2 बिलियन। और ये एक्सीड होकर कितना हो चुका है? 138 बिलियन इन 2022। तो उनका जो ट्रेड और गुड सर्विसेज है ये भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें से वियतनाम इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। सो वियतनाम और यूएसए के जो रिलेशन है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और इसी के चलते ये इंडिया के लिए भी क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वियतनाम, क्योंकि उस रीजन में आपकी क्या चाइना की प्रेजेंस ग्रो हो रही है और वहां पर अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो इसलिए इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि इन कंट्रीज के साथ हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वहां पर इन कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे हों। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कीप काम। Enormity of climate change is no excuse to restore the risky mitigation strategies। अब आप सभी को पता है कि इसमें बात की जा रही कि अगस्त का महीना अगर आप देखेंगे तो इस साल अगस्त सबसे ज्यादा सूखा महीना रहा, मतलब कि बहुत ही कम बारिश आज के टाइम पर हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि हम पहली बात करते हैं किसकी? सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट की। सोलार रेडिएशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपका जो सोलार रेडिएशन, आपकी जो सनलाइट आ रही है उसे हम मैनेज करें। हम या तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वहां पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स को स्प्रेड कर दें। आप लोगों ने क्लाउड सीडिंग के बारे में पढ़ा होगा, है ना? क्लाउड सीडिंग ये चाइना ने भी एक बार किया था कि हम कुछ क्लाउड सीडिंग करेंगे, जिससे क्या होगी? आपकी आर्टिफिशियल रेन को हम क्रिएट करेंगे, मतलब आर्टिफिशियली तरीके से बारिश की जाएगी, जिससे आपका जो रीजन होगा वो यहाँ पर ठंडा रहेगा। दूसरी चीज ये कहा जा रहा है कि हमारा जो स्पेस है वहां पर हम कुछ ग्लास वगैरह लगा दें, जिससे जो सोलार रेडिएशन होगी वो आपकी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके वापस आपके स्पेस में चली जाएगी। इससे क्या होगा? जो हमारा रीजन होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो ये सोलार रेडिएशन इमिशन की बात की जा रही है। बट अगर हम इन फ्यूचर देखें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी हमें पड़ेगा। इम्पैक्ट जैसे कि हमने बात करी कि क्लाइमेट चेंज जो हमारा अफ्रीका वाला जो रीजन है जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, वहां पर जब बारिश होती है तो उसका जो लार्जर इम्पैक्ट होता है अदर कंट्रीज पर पड़ता है ना? जो उसका इम्पैक्ट होता है वो आपका अदर कंट्रीज पे। आप देखेंगे एग्जांपल दिया गया है, इफ द एसआरएम एक्सपेरिमेंट बाय द वन कंट्री लीड टू मोर रेन ओवर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका देन एक्सपेक्टेड, इट कुड ट्रिगर द लोकस्ट स्वार्म दैट इवेंचुअली डिस्ट्रॉय क्रॉप इन पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बारिश ज्यादा होती है तो इससे क्या होता है? जो आपका पाकिस्तान और इंडिया वाला ये वाला जो रीजन है वहां पे आपका लोकस्ट का स्वार्म होता है। आप लोगों ने कुछ सालों पहले यहाँ पर एक न्यूज पढ़ी होगी, लोकस्ट बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे थे, जिसके कारण जो हमारी क्रॉप थी उन्होंने पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था।
तो अगर इस रीजन में ऐसा होता है तो ये कहा जा रहा है कि जो वेदर है, कंडीशंस है, क्लाइमेट चेंज है, ये बॉर्डर नहीं देखती हैं। तो हमें ये चीज़ें भी देखनी होगी। कोई भी हम मैनेजमेंट करते हैं, आज के टाइम पर हम देखेंगे हम साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, बट ये SRM टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। हमें इसके लिए सबसे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होंगे और इनफ हमें क्या चाहिए, अटेम्प्ट्स की ज़रूरत होगी। हम इसके जो अदर वेरिएंट्स है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि हम कार्बन कैप्चर हम कर सकते हैं, जो हमारे प्रॉब्लमेटिक मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज को लेकर आ सकते हैं, किस तरीके से हम जो पॉलिटिकल है उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज को लेकर आ सकते हैं, एमिशंस को हम कट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। सो द इनॉर्मिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज रिक्वायर क्विक एंड डिसीजिव एक्शन, बट when better solution have not been implemented as well as they can be. While there is still time to do so, it is distinguished to contend that more high risk solutions should remain on table. तो यहाँ पर हमें ये जो, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्की सॉल्यूशन है। कैसे है? सॉल्यूशन तो है हमारे पास कि हम क्या करें, अर्थ का टेम्परेचर कम कर दें, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, हम इस तरीके का रिस्क नहीं ले सकते हैं। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, अब्राहम अकॉर्ड। 3 साल हो चुके हैं हमारे अब्राहम अकॉर्ड को। अब्राहम अकॉर्ड किस किस कंट्री के बीच में है? ये USA के द्वारा यहाँ पे मैंडेट कराया गया था। इजराइल, आपको याद रखना, इजराइल, UAE और आपका नेक्स्ट कंट्रीज में आ जाता है बहरीन। ठीक है, 3 कंट्रीज के बीच में यहाँ पर किया गया था। क्योंकि अगर हम USA की बात करते हैं तो USA के जो रिलेशन है इजराइल के साथ भी अच्छे थे, बहरीन के साथ भी अच्छे हैं और UAE के साथ भी अच्छे हैं। अब USA ने ये कहा कि ये जो आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में अभी हमें क्या चाहिए, पीस चाहिए। क्या चाहिए? पीस चाहिए। अब देखिए इस रीजन में आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता ही रहता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है? जैसे कि आप ये वाला आपका रीजन देखेंगे, ठीक है, ये ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच ये जो शिया और सुन्नी वाला जो आपका इशू है, आपका टर्की है, ठीक है, यहाँ पर जॉर्डन, इजराइल, जो कि आपका जो फिलिस्तीन वाला मामला चल रहा है, तो इसके बीच में UAE के बीच में यहाँ पर इशू चलता रहता है। और यहाँ पर ये जो आपके गल्फ कंट्रीज है, इस रीजन में इशू ये चलता रहता है कि कौन सा नेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पर कौन सा नेशन सब यहाँ पर लीड करेगा, तो ये चलता ही रहता है। इसी के चलते 2020 में, मतलब 2020 में आपका क्या होता है, USA यहाँ पर किसके बीच में, इजराइल, UAE, आपका जो UAE है और आपका बहरीन है, इनके बीच में क्या करवाता है, अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाता है। अब आप लोगों को दूसरी चीज पे ये भी याद रखनी होगी कि इसी साल चाइना ने क्या करवाया, ब्रोकर करवाया, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में यहाँ पर एग्रीमेंट कराया है। देखिए जहां जहां USA एक तरीके से वॉइड क्रिएट करता जा रहा है, तो उस वॉइड को कौन फिल कर रहा है, आपका चाइना फिल कर रहा है। और आप सभी को पता है कि इस रीजन में कुछ भी होता है तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इंडिया के ऊपर भी होगा ही होगा, क्योंकि इन कंट्रीज में हर एक नेशन के साथ हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ पर अलायंसेस बनते हैं तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया को अब इन कंट्रीज के साथ जो उसके रिलेशन है उसे चेंज करने की जरूरत है, उसको अपने नजरिए से, अपने तरीके से यहाँ पर देखने की जरूरत है और हमें उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आई होप आपको जो मेन कंटेक्स्ट है वो क्लियर होगा। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि 3 साल हो चुके हैं अब्राहम अकॉर्ड को, और इसमें कुछ पॉजिटिव्स को डिस्कस किया गया है कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव्स हमें देखने को मिलते हैं। सो इंडियंस को भी यहाँ पे बेनिफिट हुए हैं, यहाँ पर जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो इन्हांस हुई है। जैसे कि आप करेंगे UAE और इजराइल के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स हो गई है, UAE और आपका जो बहरीन वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट्स हो गई है। इससे क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी इन्हांस हो रही है, पीपल टू पीपल जो इंडिया लोग हैं उनको भी क्या मिल रहा है, इसका बेनिफिट मिल रहा है, कन्वीनियंस हो रहा है वहां पर, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके जो रिलेशन है, इसके कारण उस रीजन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच में, इजराइल और UAE के बीच में। यहाँ पे जॉर्डन का जो सोलार फील्ड सप्लाई है, 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सप्लाई की गई है इजराइल को, जॉर्डन के द्वारा ये भी स्टैब्लिश किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा मल्टीनेशनल और रीजनल कॉपरेशन है उससे भी एक्सपेंड किया जा रहा है। जो हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंडिया तक क्या हो रही है, आपकी रीच हो रही है, पहुंच रही है। यहाँ पर सब्सटेंशियल हमें कमर्शियल कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है UAE, इजराइल, बहरीन, USA की कंपनीज के बीच में। इवन
इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी के चलते आपका जो I2U2 ग्रुप है वो स्टैब्लिश हुआ है, जिसका कौन कौन पार्ट है, इसराइल, इंडिया, UAE एंड द USA। अब्राहम अकॉर्ड ने यहाँ पे I2U2 ग्रुप यहाँ पर किया है। उसके इसमें हमारा जो क्रिटिकल, ये एक ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, इन क्रिटिकल एरियाज पर क्या करेंगे, ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये है आपका I2U2 का आपका ऑब्जेक्टिव। हम यूथ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है हमारी 65% जो पॉपुलेशन है वो, उनकी जो एज है वो 30 ईयर्स है, मतलब यंग पॉपुलेशन है। तो उनके लिए एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी जनरेट की जा रही है। यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड ने कोलैबोरेशन को इनकरेज किया है इन द एजुकेशन फील्ड, है ना। वेरियस यूनिवर्सिटीज़, आपकी जो इमराती यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी इजरायली यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आपका इनरोलमेंट करा रहे हैं। यहाँ पे कल्चरल टू कल्चरल टाइज भी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड एक तरीके से हम देखें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, बट इसका जो एक बैकड्रॉप है हमें वो भी देखना होगा कि अब्राहम अकॉर्ड के कारण हमने ये किसके बीच में करा है, इसराइल, UAE और आपका बहरीन है। बट अभी भी जो सऊदी अरेबिया, ईरान, यहाँ पर इनके बीच में जो एग्रीमेंट साइन करवाया गया, किसके बीच में करवाया गया, चाइना के बीच में करवाया गया। तो चाइना का इन्वॉल्व, जहाँ जहाँ USA का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट कम होता जाएगा, USA वॉइड क्रिएट करता जाएगा, चाइना वहाँ पर आएगा ही आएगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। सो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। तो आज का देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं हमारे, आप इनको पढ़ेंगे। USA कंसिडरिंग मोदी इनवाइट टू बाइडेन टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे। आपका रिपब्लिक डे आने वाला है, इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि शायद इस साल के जो रिपब्लिक डे हैं वहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, आपको जो USA के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्हें इनवाइट किया है एज अ चीफ गेस्ट। तो अभी फर्दर हम देखते हैं क्या निकल कर हमारे सामने आता है। इन सब में ये आपका जो डिलिमिटेशन डिबेट अभी चल रही है, जो विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल आपका पास हुआ है, ओके, इसी के चलते सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका काराबग ऑपरेशन हाल्टेड अजरबैजान। तो अभी देखिए बहुत सालों से यहाँ पे एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, किसके बीच में, अजरबैजान और आर्मेनिया। लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर और क्यों चल रहा है। इधर आपको आता है, ये आपका कैस्पियन सी है, ये अजरबैजान और ये आर्मेनिया। ये वाला जो आपका रीजन है, यहाँ पर आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा था। आप इधर देखेंगे, इसे हम कहते हैं नाग्रोनो एंड काराबग। ये आपका रीजन। तो ये जो टेरिटरीज है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो किसके कंट्रोल में है, अजरबैजान की कंट्रोल में। और ये वाला जो पार्ट है बहुत सारा, जो आपको जो डार्क ऑलिव ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, ये आर्मेनिया के पार्ट में, ओके, आर्मेनिया के कंट्रोल में है। अब एक्चुअली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ये है कि अजरबैजान का जो रीजन है, लेकिन यहाँ पे जो इथनिसिटी हमें देखने को मिलती है आर्मेनिया को देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि जो ये खारब ऑपरेशन था इसको रोक दिया गया है। सो अथॉरिटी सेज दे स्टॉप द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड इन द रीजन once separatist official announced laying down arms. Armenia says it did not take part in the discussing or negotiating a deal but has taken note decision made by the region's separatist authority. तो यहाँ की जो separatist authority है उनकी तरह ये कहा कि अभी जितने भी आर्म्स हैं उन्हें हमने यहाँ पर ले डाउन कर दिया है। अभी ये अनाउंस किया गया है कि अभी कोई भी यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इसके कारण जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। फूड और मेडिसिन से यहाँ पर शॉर्टेज हो रही है अजरबैजान में, जो क्योंकि रोड्स वगैरह सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड है, चीज़ों का इधर उधर जाना नहीं हो पा रहा है, इसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी के लिए ये जो मतलब कि ये सेपरेटिस्ट वॉर आज का नहीं है, ये आपका 1990s से चल रहा है। मतलब ये जो सेपरेटिस्ट वॉर यहाँ पर चल रहा है, हम देखेंगे अजरबैजान अनलीज्ड हैवी artillery for fire on Armenia position and Nagorno-Karabakh, a mountainous region that is a part of Azerbaijan and came under the control of ethnic Armenian forces during the separatist war in 1990s. तो वो रीजन किसके अंदर है, अजरबैजान के, बट वहाँ पे 1990s में वॉर होता है जिसके कारण आर्मेनिया की फोर्सेस ने उस रीजन को अपने कंट्रोल में लेकर रखा है। तो इसी के चलते ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट था। ओके, सो अभी के लिए जो ऑपरेशन है इसको रोक दिया गया है। सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो न्यूज़ और आर्टिकल्स तो हमारे यहीं पर खत्म होते हैं, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये था second question, with reference to the Constitution of India, consider the following statement. So first statement हमारी ये कहती है कि no high court shall have the jurisdiction to declare any law to be constitutionally invalid. So ये statement आपकी
इनकरेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट के पास क्या है, आपकी पावर है। आप देखेंगे हाई कोर्ट यहाँ पर जो हम आर्टिकल 226 की बात करते हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज ऑफ फॉर एनी अदर पर्पसेज। तो ये यहाँ पर रिट का जो प्रोविजन है हाई कोर्ट को एम्पावर करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है। तो कोई भी अगर फंडामेंटल राइट में चेंज होगा, और चेंज कब होगा, क्योंकि जब सेंटर का भी लॉ लेकर आएगी तभी चेंज होगा ना, तो हम कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्वेश्चन के लिए नहीं बुला सकती। तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है, वो किसी भी अमेंडमेंट को यहाँ पर बुला सकती है। आप देखेंगे हमारा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, तो यहाँ पर ये तो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम जो हमारा आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि विच डिक्लेयर दैट एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेकोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। तो अगर हमारे पार्लियामेंट कोई एक ऐसा लॉ लेकर आती है जिसके कारण जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पर उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, आपका वो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, उस अमेंडमेंट को, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ओके, इवन जो हमारा 1973 का केशवानंद जो भारतीय केस आता है, उसके द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट आता है, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकता जिसके कारण जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर वॉइड हो। तो आई होप इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, डी, नीदर वन नॉट टू, कोई सा भी इसमें से कोई दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट है। ओके, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। कल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा, सो मेक श्योर कल का वीडियो देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।